यहाँ मीटिंग में उपस्थित हमारे साथी ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भाई छविलाल यादव जी, भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश के मंत्री माननीय अनिल उपाध्याय जी, INTUC के राष्ट्रीय महामंत्री भाई के तिवारी जी, बहुजन मजदूर यूनियन के महामंत्री भाई प्रेम जी और सभी अन्य हमारे मंच के संचालक भाई KD द्विवेदी जी, हमारी यूनियन के अध्यक्ष रमाकांत जी, आज के सभाध्यक्ष भी हैं, और सभी यूनियन के अध्यक्ष मंत्री, सम्मानित कार्यकर्ता बंधुएं, इलेक्टेड वर्क कमेटी मेंबर, DCA मेंबर, कोऑपरेटिव के सभी डायरेक्टर, चेयरमैन और सभी उपस्थित साथियों, सबसे पहले आप सबको एक लंबे संघर्ष में विजय प्राप्त करने के लिए बधाई। आज से बहुत साल पहले मैं NCC में जब था तो एक कैंप किया और वहाँ ये बताया गया कि आर्मी में सिखाया जाता है कि जब एम्बुश लगा हो, जब आप दुश्मन से घिर गए हो, तो फिर बचने का एक ही रास्ता है कि जिधर से फायरिंग हो रही हो उधर ही फायर करते हुए चलना है। और आज ट्रेड यूनियन इस विकट लड़ाई में हमने फायर उधर ही किया जिधर से फायरिंग हो रही थी। इस रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत हमारी लड़ाई बहुत बड़े लोगों के साथ थी और उसमें अगर हमने साहस दिखाया है लड़ने का, तो ये अपने आप में एक अलग उदाहरण है। जब ट्रेड यूनियंस अलग अलग दशाओं और दिशाओं में बटी होती हैं, तब डिफेंस के सेक्टर में काम करने वाली यूनियंस ने एक नई दिशा दी है। आप देखिए कि पिछले साल भी हम सब अपने जो झंडे थे, डंडे थे, उन सब को अलग रख करके अपनी डिफेंस इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए एक साथ एक मंच पर खड़े थे और तब भी हम जीत में हासिल किए थे। आज फिर हम सब इस जीत को हासिल कर सके हैं, तो ये बताता है कि देश में श्रमिक आंदोलनों की भूमिका कल भी प्रासंगिक थी और आज भी प्रासंगिक है। और उससे प्रेरणा लेकर के आज तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियंस एक साथ एक मंच में खड़ी हैं, न केवल डिफेंस में बल्कि बैंकिंग में, कोल में, नॉन कोल में, आज सभी सेक्टर्स में लोग अपनी अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए इस प्रचंड बहुमत की सरकार के सामने खड़े हैं। हमने भी एक विकल्प रखा कि सरकार 30,000 करोड़ का उत्पादन लक्ष्य हासिल करना चाहती है कारपोरेशन के द्वारा, तो ये हमारे लिए विवाद का कारण है। कल की मीटिंग में एक जो महत्वपूर्ण बातें उठी वो ये था कि क्या ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है या नहीं है, किसी एम्प्लॉयर का बदला जाना। तो इस पे हम लोगों ने बहुत गंभीरता से चर्चा की कि वास्तव में जब एक एम्प्लॉयर का नेचर बदला जाए, हम गवर्नमेंट ओन्ड थे, गवर्नमेंट रूल थे और हमको फिर कारपोरेशन में कंपनीज एक्ट में लेके जाया जा रहा है, तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयर हमारा बदला जा रहा है और एज ए एम्प्लॉय हम उसको एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। तो ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का डिस्प्यूट है और इस डिस्प्यूट में अगर हम हड़ताल की नोटिस दिए हैं, हड़ताल पे जाने की तैयारी किए हैं, तो निश्चित रूप से इसमें कंसिलिएशन का अधिकार बनता है, कंसिलिएशन की जिम्मेदारी बनती है। तो इस बात को लेकर के हम सब गंभीरता के साथ लड़े। इसके अलावा इस बीच जो डेवलपमेंट हुआ कि मिनिस्ट्री ने 1 तारीख को एक पत्र जारी किया कि आपकी हड़ताल अवैध है, इलीगल है, और अपने ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड ने सितंबर में एक गाइडलाइन इशू की थी स्ट्राइक को डील करने के लिए कि जो लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं उनके सामने एक प्रपत्र रखा जाए कि अगर ये स्ट्राइक पे जाएंगे तो उनकी सर्विस को ब्रेक माना जाएगा, CCA रूल्स के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा का पूरा कल लेबर मिनिस्ट्री में इसको हमने घोषित कराया कि ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है, ये धमकाने का प्रयास है, ये हमारे आंदोलन को तोड़ने की बात है। और किसी भी इस तरह के काम के लिए लेबर मिनिस्ट्री ने उनको लेबर कोड को अधिकृत किया है और आज तक ये पावर किसी एम्प्लॉयर को डेलीगेटेड नहीं है। इसलिए जो एम्प्लॉयर कर रहा है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड हो या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो, ये पूर्णतः गलत काम कर रहा है। ये बातें कल बहुत जोरदार ढंग से उठी। एक समय ऐसा आया कि लगा कि हमारी वार्ता फेल होगी और जो लेबर मिनिस्ट्री है वो भारत सरकार के एग्जीक्यूटिव निर्देशों के तहत दब जाएगा
तो फिर एक बार हमने याद दिलाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिखित इस संविधान का, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसा संविधान दिया है जिसमें कहा है कि संविधान सर्वोपरि है, कोई व्यक्ति या कोई मिनिस्ट्री सर्वोपरि नहीं है। उसमें व्यवस्था है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का काम सीएलसी के जिम्मे है। उसमें आईडी एक्ट में देखा जाना चाहिए, और वो तब सीएलसी इस बात को मानने को तैयार हुए। मेरे मित्रों, हम सब बहुत अनुभवी लोगों के साथ काम करते हैं, बहुत लंबा अनुभव है हमको ट्रेड यूनियन की फील्ड में, और कल हमारे सारे पार्टनर्स ने अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ सीएलसी के सामने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक एक तथ्यों का एकदम जबरदस्त जवाब दिया। मैं कहा करता था कि सही जगह पर सही जवाब सबको मिलेगा, और कल हम सब ने मिलकर के बहुत सही जवाब दिया है। और कुछ प्रश्न आपके सामने भी आएंगे, उनका जवाब आपको देना है। वो प्रश्न क्या है कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के जो एम्यूनिशन हैं वो खराब हैं, उनकी वजह से एक्सीडेंट होता है, और उस एक्सीडेंट में आर्मी के लोगों की जान जाती है। हमें आर्मी के एक भी व्यक्ति की जान जाने का बहुत दुख होता है। कोई शारीरिक रूप से अपंग होता है, उसका भी बहुत दुख होता है, लेकिन जीवन है, इसमें क्या ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के लोगों के साथ एक्सीडेंट नहीं होते? यही बगल की फैक्ट्री में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर के अंदर 3 आदमी एक दिन में एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ होती है। अपनी कार्डाइट फैक्ट्री अर्बन कार्डू में एक्सीडेंट होता है, खमरिया के अंदर एक्सीडेंट होता है, हर फिलिंग प्लांट में एक्सीडेंट होता है। नॉन फेटल एक्सीडेंट हमारी फैक्ट्री के अंदर जब जर्किन सेक्शन काम करता था, इतने सारे कैजुअलिटीज होती थी। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के लोगों ने इन एक्सीडेंट से क्या काम करना बंद कर दिया? नहीं। क्या आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर एक्सीडेंट नहीं होते? सन 2000 से लेकर के 2020 तक के बीच में एयरफोर्स के तमाम सारे MiG-21, MiG-27 एक्सीडेंट हुए। हर साल 1 से लेकर के 2 एक्सीडेंट हुए। क्या एयरफोर्स ने हवाई जहाज उड़ाना बंद कर दिया क्या? नेवी के अंदर इस 5 साल के अंदर 2 सबमरीन्स में एक्सीडेंट हुआ, और उसमें भी 10 नेवी के सेलर्स मारे गए। क्या नेवी ने सबमरीन्स के इस्तेमाल करना बंद कर दिया? और सिविल सेक्टर में अगर बात करते हैं तो सड़कों पे चलने वाले तमाम वाहन एक्सीडेंट होते हैं, उनमें लोगों की जान जाती है। क्या लोग सड़कों पे चलना बंद कर देते हैं? या फिर ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, ट्रेन के एक्सीडेंट के दूसरे ही घंटे में उसी ट्रैक पे एक सरकारी ड्राइवर ट्रेन लेकर के चलता है, और हजारों हजार लोग उस ट्रेन के अंदर बैठ के सवारी करते हैं। न ट्रेन का ड्राइवर अपनी ड्यूटी बंद करता है, न सवारियां भाग जाती हैं। तो फिर आर्मी के लोग क्यों ये बदनाम करते हैं कि हमारे एक्सीडेंट से जान जाती है? ये हम लोग तो इस बात का बहुत अफसोस रहता है, बहुत कंसर्न रहते हैं, लेकिन इतनी लापरवाही नहीं है हमारे पास जितना हमको बदनाम किया जा रहा है। दूसरी बात, अगर वो पूछते हैं कि आपके सुपरवाइजरी कास्ट के बारे में, तो उसका जवाब देना है कि सुपरवाइजरी कास्ट अगर बढ़ रही है तो उसका कारण ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का औद्योगिक कर्मचारी या ट्रेड यूनियन लीडर नहीं है। उसका कारण है वित्त मंत्रालय के द्वारा बनाई गई नीतियां, जिनको रक्षा मंत्रालय स्वीकार करता है और लागू करता है। वित्त मंत्रालय कहता है कि ग्रुप ए में भर्ती होगी, ग्रुप बी में भर्ती होगी, लेकिन ग्रुप सी और डी की भर्ती नहीं होगी। ग्रुप सी और डी में भर्ती नहीं होगी तो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है। ऊपर की पोस्टों पे ज्यादा लोग हो जाते हैं, नीचे के लोगों की संख्या कम हो जाती है। तो उसके लिए क्या ट्रेड यूनियन जिम्मेदार है? ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जिसकी वजह से ये सुपरवाइजरी कास्ट हमारी बढ़ी हुई है। इसके लिए जिम्मेदार चाहे नॉर्थ ब्लॉक में बैठने वाले लोग हो या साउथ ब्लॉक में बैठने वाले लोग। ऐसे बातों का आपको जवाब देना है। भविष्य में आने वाले सारे प्रश्नों का हम लोग फिर जवाब देंगे, एकदम आप चिंता नहीं करिए। लेकिन हम एक जिम्मेदारी हम लोग के पास भी है, हम अपनी निर्माणियों के अंदर ये जरूर ध्यान दें कि हमारा मैनेजमेंट हमको किस दिशा में लेकर के जा रहा है। हमारी जो डिलीवरी का टाइम है वो सही समय पे हम अपने कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो सही है कि नहीं सही है। हम अपने आप में झूठ बोलते हैं तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने कस्टमर्स के साथ भी झूठ बोल रहे हो। ये इन बातों को ध्यान में रखना है। अगर ये बातें हमारे साथ बनी रहीं, अगर हमने इनका जिम्मेदारी से निर्वाह किया तो आने वाले समय में हमें कोई खतरा नहीं है। खतरा कहाँ है, इसका भी पिछले वक्ताओं ने जिक्र किया
कि हमारे जहाज में छेद हो चुका है। 50% लोग ऐसे हैं जो संस्थागत रूप से हमारे साथ नहीं है, वो चाहे ग्रुप ए ऑफिसर हो, ग्रुप बी ऑफिसर हो या सेंट्रा की कॉन्स्टिट्यूएंट एसोसिएशन हो। ऐसी संख्या 50% के आसपास है। अभी सिर्फ हम 50% लोगों ने मिलकर के सरकार के इस बड़े आंदोलन की दशा और दिशा बदला है। अगर हमारी यूनिटी बनी रही, अगर हम 100% लोग एक स्वर में बोले कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का आयु निर्माण के निगमीकरण का फैसला गलत है, इसको वापस लेना चाहिए, तो कोई कारण नहीं कि सरकार इस फैसले को वापस लेगी, स्थायी रूप से वापस लेगी। मेरे मित्रों, आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। उन सारे लोगों को धन्यवाद जो यहाँ पर गेट पर खड़े होकर के आप सबके बीच में आपका नेतृत्व किए। उन सारे लोगों को धन्यवाद जिन्होंने इन नेतृत्वकर्ताओं के पीछे खड़े होकर के अपने नेताओं का मनोबल गिरने नहीं दिया कि नेताजी आप आगे चलते रहो, आप खड़े रहो, हम आपके पीछे हैं। नेताओं की ताकत कहाँ है? आप ही के पास है। आपकी बदौलत हम सब ये काम कर सके हैं। ऐसे तमाम सारे लोगों को मैं बधाई देता हूँ। बधाई उन लोगों के भी देता हूँ जिन्होंने हमारी आलोचना की, जिनकी वजह से हमको प्रेरणा मिली कि इनके मुंह को बंद करने के लिए भी हमको और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इसलिए सारे लोग जिन्होंने समर्थन किया, जिन्होंने विरोध किया, उन सबको मैं बधाई देते हुए धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।